इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हाइब्रिड कैसे बनाए जाते हैं एंड व्हाई द हाइब्रिड्स आर प्रोड्यूस्ड। उसके साथ साथ जीएम क्रॉप क्या होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट क्या होते हैं, उनका क्या रोल है। इसके साथ साथ कैसे कैसे उनको अप्रूवल देती है गवर्नमेंट, तो उसके लिए एक एजेंसी है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी, उसके बारे में बताएंगे। जीएम क्रॉप क्या है, क्या रोल उनका हो सकता है, उसके बारे में बताएंगे। साथ साथ जो है एक मस्टर्ड का हाइब्रिड है जिसका नाम है धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11, जो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में है और जिसका केस सुप्रीम कोर्ट तक भी गया है। और साथ साथ लास्ट में आपको इसके बारे में बताया जाएगा नेशनल पॉलिसी ऑन जीएम क्रॉप्स, जो कि लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट ने ये गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिए कि आप एक तरह की नेशनल पॉलिसी बनाओ जीएम क्रॉप के ऊपर, ताकि जीएम क्रॉप से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उनको प्रॉपरली सोल्व किया जा सके, हैंडल किया जा सके। और जीएम क्रॉप भी क्योंकि इम्पोर्टेंट है, उनको भी हम रोक नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं इसके लिए सारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको लेकर के ये पॉलिसी बनाई जाए। तो इन बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आता है टॉपिक आपका कि हाइब्रिड क्यों बनाए जाते हैं और इनका क्या रोल है और ये कैसे फॉर्म किए जाते हैं। देखिए, हाइब्रिड सीड्स का नाम आपने खूब सुना होगा, हाइब्रिड सीड्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हाइब्रिड सीड्स जो है ना, वो हाई प्रोडक्टिविटी देते हैं। तो अगर आपको हाई यील्डिंग वैरायटी बनानी है किसी भी क्रॉप की, चाहे आपका वीट हो, चाहे आपका मस्टर्ड हो, चाहे आपका बार्ले हो, चाहे आपका कॉर्न हो, तो उसमें आप हाइब्रिड सीड्स फॉर्म करते हैं बिकॉज दे आर मोर प्रोडक्टिव, दे आर हाई यील्डिंग कंपेयर टू द पेरेंट फ्रॉम विच दे आर प्रोड्यूस्ड। अब सपोज करो हमारे पास दो वैरायटी है अलग अलग, वैरायटी ए और वैरायटी बी। बस आपको इनका दोनों का क्रॉस कराना है और ये जो क्रॉस से जो प्रोजेनी बनेगी, जो ऑप्शन बनेगी, वही आपका क्या होगा, वही आपका हाइब्रिड होगा। ठीक है, दो अलग अलग वैरायटी किसी एक क्रॉप की आप लेंगे, उनका क्रॉस कराएंगे, उनसे जो सीड्स बनेंगे उनको हाइब्रिड सीड्स कहेंगे, और उन हाइब्रिड सीड से जो प्लांट प्रोड्यूस आप करोगे उनको हम हाइब्रिड प्लांट कहेंगे। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस है, नेचर के अंदर खुद फार्मर्स भी हमारे लगातार करते रहते हैं, और साथ साथ जो हमारा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स हैं, जहाँ रिसर्च सेंटर हैं, वहाँ पे भी नई नई वैरायटी जो है इस हाइब्रिडाइजेशन से प्रोड्यूस की जाती हैं। बस यहाँ एक बात होती है कि जो ये दो वैरायटी हमने ली है किसी भी क्रॉप की, जिससे कि हमने हाइब्रिड सीड प्रोड्यूस करा है, वो जनरली इनब्रेड पॉपुलेशन होनी चाहिए, यानी कि वो प्योर लाइन होनी चाहिए। तो जब हम whenever we take two inbred varieties of a crop and then cross among them to produce the seeds which are called hybrid seeds, and this whole process is called hybridization. हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें दो अलग अलग वैरायटी, खासकर जो इनब्रेड वैरायटी हैं, यानी कि जो सेल्फ पोलिनेशन करती हैं, क्रॉस पोलिनेशन जनरली इनमें बहुत कम होता है, तो ऐसी वैरायटी लेकर के जब उनके बीच में क्रॉस कराते हैं तो उससे हम हाइब्रिड सीड प्रोड्यूस करते हैं। अब ये प्रोड्यूस क्यों करते हैं, क्योंकि जो हाइब्रिड सीड्स होते हैं ना, ये वाली है, इनकी जो प्रोडक्शन है वो वैरायटी ए से भी ज्यादा होगी और वैरायटी बी से भी ज्यादा होगी, यानी कि दे विल बी मोर सुपीरियर देन बोथ ऑफ देयर पेरेंट। और इस फिनोमिना को हम कहते हैं हीटेरोसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें, कई बार ये आपको एग्जाम में मिलेगा। हीटेरोसिस या हाइब्रिड विगर भी इसको बोलते हैं, नोट कर लें। हाइब्रिड विगर, या बल्कि ओ नहीं लगाएं, विगर, हाइब्रिड विगर या हीटेरोसिस। क्या है हाइब्रिड विगर या हीटेरोसिस? हाइब्रिड विगर और हीटेरोसिस इज दैट फिनोमिना इन नेचर which is found in the hybrid seeds by which they have more productivity as compared to both of their parents from which they have been produced। जो दोनों पेरेंट है जिनसे मिलाकर के क्रॉस करा के हमने हाइब्रिड प्रोड्यूस किया है, हाइब्रिड सीड प्रोड्यूस किए गए हैं, तो ये हाइब्रिड सीड दोनों पेरेंट्स के मुकाबले ज्यादा प्रोडक्टिविटी देंगे। और इसी नेचुरल फिनोमिना को हम कहते हैं क्या, हीटेरोसिस या हाइब्रिड विगर। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको जो है ये जनरल नॉलेज के जनरल साइंस में मिलेगा आपको ये टर्म, हीटेरोसिस या हाइब्रिड विगर। मैंने बोला जब हम हाइब्रिड सीड प्रोड्यूस करते हैं तो हाइब्रिड सीड जो है वो दोनों पेरेंट्स के मुकाबले ज्यादा प्रोडक्शन देते हैं। बस इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, हीटेरोसिस या हाइब्रिड विगर कहते हैं। अब देखिए जनरली हम इसको कैसे करते हैं, आप देख लें। मैं एक छोटा सा एग्जांपल मस्टर्ड का लेकर के आपको बताता हूं कैसे कैसे करते हैं। जब मस्टर्ड प्लांट लेंगे तो मस्टर्ड प्लांट में क्या होता है, जो सीड्स होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं। ध्यान दें, मस्टर्ड अगर मैं ले लेता हूं मस्टर्ड क्रॉप, तो उसके जो सीड्स होते हैं वो, जो सीड्स नहीं सॉरी फ्लावर्स, सॉरी,
जो मस्टर्ड के फ्लावर्स होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी कि उसके अंदर दोनों के दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। तो हम मान लीजिए हमने 2 वैरायटी ले ली, मैं यहाँ 2 वैरायटी ले लेता हूँ। एक मैं ले लेता हूँ वरुणा जो हमारी इंडियन वैरायटी है मस्टर्ड की, और एक मैं ले लेता हूँ अर्ली हीरा 2। ये ईस्ट यूरोपियन वैरायटी है मस्टर्ड की, ये हमारी इंडियन वैरायटी है वरुणा। हम दोनों से हाइब्रिड सीड प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? सपोज हमने वरुणा लिया, तो वरुणा का जो फ्लावर है इसके हम स्टेमन्स जो है वो रिमूव कर देते हैं। स्टेमन्स रिमूव का मतलब है स्टूडेंट के इसका आपने मेल पार्ट रिमूव कर दिया, तो फ्लावर्स में केवल फीमेल पार्ट रह गया, तो ये फीमेल पेरेंट के रूप में काम करेगा। ध्यान दें, वरुणा जो वैरायटी है हमारी मस्टर्ड की, उसके फ्लावर से हमने स्टेमन्स को रिमूव कर दिया, यानी कि वहां पे पोलन ग्रेन अब फॉर्म नहीं होंगे। और जब पोलन ग्रेन फॉर्म नहीं होंगे तो सिंपली जो फ्लावर है वो हमारा केवल फीमेल के रूप में काम करेगा, तो इसको हमने मान लिया फीमेल पेरेंट। अब अर्ली हीरा जो वैरायटी है उसके पोलन ग्रेन हमने यहां पे ट्रांसफर कर दिए, तो दोनों का क्रॉस हो गया। जब यहां से पोलन ग्रेन हमने अर्ली हीरा 2 के ट्रांसफर किए, तो इन दोनों का क्रॉस हो गया और इससे बनेंगे हमारे क्या? सीड्स। अभी ध्यान देंगे, स्टेमन्स को जो रिमूव किया जाता है किसी भी फ्लावर के, अगर आप स्टेमन्स को रिमूव करोगे, खासकर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के स्टेमन रिमूव करते हो, जब आप फीमेल फ्लावर बनाना चाहते हो बाइसेक्सुअल फ्लावर को, तो हम स्टेमन्स उसके रिमूव करते हैं, या फिर हम इसे एंथर भी कह सकते हैं। तो इस तरह से स्टेमन्स या एंथर को रिमूवल के, एंथर बेटर रहेगा, क्योंकि देखिए ये पूरा स्टेमन है, ये पूरा का पूरा, और ये इसका पार्ट एंथर है, एंथर के अंदर ही पोलन ग्रेन बनते हैं। तो हमने एंथर को रिमूव कर दिया, एंथर्स रिमूव। तो एंथर्स रिमूव करने की जो प्रोसेस है वो भी एक टेक्निकल प्रोसेस है, जिसको हम कहते हैं इमास्कुलेशन। ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान दें, आपके एग्जाम में आ सकती है इमास्कुलेशन। कुछ भी नहीं, आसान है। आप फ्लावर्स लो, उसके एंथर काट दो बिफोर राइपनिंग, जब तक वो मैच्योर हो एंथर, उसके एंथर आपने काट दिए उस फ्लावर के, तो वो इस फिनोमेना को हम कहेंगे इमास्कुलेशन। और इमास्कुलेशन जैसे हो गया तो हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर नहीं रहा, वो हमारा फीमेल पेरेंट के रूप, फीमेल फ्लावर के रूप में काम करेगा। अब उधर से हम पोलन ग्रेन लेंगे दूसरी वैरायटी के, और वो पोलन ग्रेन इस फीमेल पार्ट के ऊपर डाल देंगे, तो ये हमारा पोलिनेशन पूरा हो जाएगा। और ध्यान दें, पोलिनेशन पूरा कराने के बाद में हम इस फीमेल फ्लावर को एक कपड़े से कवर कर देते हैं। ध्यान दें, पोलिनेशन कराने के बाद में, इवन बिफोर पोलिनेशन भी, ताकि इस फीमेल पेरेंट पे कोई अनवांटेड या अननेसेसरी पोलन ग्रेन ना गिर जाए, तो इसकी सुरक्षा हमें करनी होती है। तो उसके लिए हम इसको एक कपड़े से कवर करते हैं, उसको हम बैगिंग बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान दें, इसको भी नोट कर लें आप। बैगिंग, बैगिंग इज सिंपली कवरिंग द फीमेल फ्लावर so that unwanted pollen grains are not there and the female parent is particularly prepared to get the pollen grains from a desirable variety। तो पोलन ग्रेन डाले हमने किसके? अर्ली हीरा के। अर्ली हीरा के पोलन ग्रेन कहाँ हमने डाले? फीमेल पेरेंट के ऊपर। फीमेल पेरेंट हमने कहाँ से लिया? वरुणा से लिया, वरुणा जो वैरायटी थी हमारी। और कैसे लिया? वरुणा वैरायटी के फ्लावर्स के हमने एंथर्स को रिमूव कर दिया, यानी कि सिंपली मैं कहूँ कि उसका एमास्कुलेशन कर दिया हमने, क्योंकि एमास्कुलेशन का मतलब ही ये होता है कि एंथर्स को आप रिमूव करेंगे, उसके बाद में हमारा फीमेल पेरेंट तैयार है। फीमेल पेरेंट को साथ साथ अनवांटेड पोलन ग्रेन से प्रोटेक्ट करने के लिए हमने एक कपड़े से भी कवर किया है, एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड बैगिंग, इसको बैगिंग कहते हैं। और बस ये फीमेल पेरेंट, क्योंकि हमने पोलिनेशन करा दिया अर्ली हीरा के पोलन ग्रेन से इसको, तो ये जो है अब जो सीड प्रोड्यूस करेगा उनको हम कहेंगे स्टूडेंट क्या? हाइब्रिड सीड्स। ये हाइब्रिड सीड्स की एक ट्रेडिशनल प्रोसेस है जो हम प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या है कि ये प्रोसेस जो है लार्ज स्केल पे हम इसको नहीं कर सकते, खासकर मस्टर्ड के लिए। तो एक अलग मेथड निकाला गया जिससे कि ये जो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन है मस्टर्ड के लिए वो आसान हो जाए। अब उसके बारे में आप देख लें। ये ध्यान दें स्टूडेंट, अभी तक हमारे सामने जो आई है वो 2-3 चीजें आई हैं। एक तो इमास्कुलेशन आया है, इसका ध्यान रखेंगे। इमास्कुलेशन का मतलब मैंने बताया, रिमूवल ऑफ एंथर सो दैट द बाइसेक्सुअल फ्लावर बिकम फीमेल फ्लावर।
और दूसरा मैंने बैगिंग के लिए बताया आपको, बैगिंग इज सिंपली कवरिंग द फीमेल फ्लावर विद सम क्लॉथ सो दैट अनवांटेड पोलन ग्रेन्स आर नॉट अवेलेबल देयर फॉर पोलिनेशन। तो ये दो चीजें, और एक बताया मैंने आपको हेटेरोसिस या फिर हाइब्रिड विगर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो अक्सर पूछी जाती है। हेटेरोसिस या हाइब्रिड विगर क्या है? इट इज द फिनोमिना बाय विच द हाइब्रिड सीड्स हैव बेटर प्रोडक्शन एज कंपेयर टू बोथ ऑफ देयर पेरेंट। दोनों पेरेंट के मुकाबले जो हाइब्रिड सीड हमारे बनेंगे, जिन पेरेंट से हमने हाइब्रिड सीड बनाए हैं, अगर वो हाइब्रिड सीड ज्यादा प्रोडक्टिविटी देते हैं तो इसी फिनोमिना को हम कहते हैं हेटेरोसिस या हाइब्रिड विगर। और इसी की वजह से जो है हम हाइब्रिड सीड भी प्रोड्यूस करते हैं। हालांकि हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन जो है दैट इज समवट डिफिकल्ट प्रोसेस फिनोमिना, बट स्टिल वी रिक्वायर इट बिकॉज ऑफ द दिस मेथड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ द हायर यील्डिंग सीड्स। अब आ जाते हैं हम इसके बाद में, हाइब्रिड सीड्स के बाद में आ जाते हैं धारा, मस्टर्ड, हाइब्रिड 11, और शॉर्ट में कहते हैं इसको DMH11। ये जेनेटिकली मॉडिफाई करके हाइब्रिड प्रोड्यूस किया गया और दिस वाज डन अंडर दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक सेंटर है हमारा जहाँ पे कि जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रो प्लांट होता है, उसका नाम है सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रो प्लांट। ये सेंटर है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर में, सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रो प्लांट्स। तो इस सेंटर पे काम हुआ और इन्होंने जो है अल्टीमेटली ये हाइब्रिड बनाया जिसका नाम है धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11। अब देखिए, सबसे पहले तो इसकी हमें आवश्यकता क्यों हुई, क्यों हमारी यूनिवर्सिटीज और सारी जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट इस काम में लगी? उसका एक बड़ा रीजन ये है कि हमारे कंट्री में जो एडिबल ऑयल है उसका प्रोडक्शन बहुत कम है एंड वी मोस्टली डिपेंड्स ऑन इंपोर्ट टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द कंट्री रिगार्डिंग द एडिबल ऑयल। और एडिबल ऑयल का इतना इंपोर्ट हम करते हैं कि मोर देन 1 लाख करोड़ रुपीज जो है दैट इज स्पेंट एवरी ईयर टू फुलफिल द नीड्स ऑफ अवर कंट्री टू इम्पोर्ट दिस एडिबल ऑयल। तो एडिबल ऑयल की बहुत कमी है, अराउंड आप ये मान लो 50 to 60% एडिबल ऑयल जो है वो बाहर से इंपोर्ट किया जाता है, दूसरी कंट्री से हम इंपोर्ट करते हैं। तो ये बहुत बड़ा ड्रेन है हमारे जो फॉरेन रिजर्व है, फॉरेन करेंसी है, वो बहुत सारी हमारी एडिबल ऑयल के इंपोर्ट में खर्च हो जाती है। तो कंट्री में जो है वो कोशिश है कि किसी तरह से हम ऐसे हाइब्रिड सीड प्रोड्यूस करें, खासकर जो हमारी ऑयल सीड्स क्रॉप्स हैं, जैसे आपका मस्टर्ड है, आपका ग्राउंड नट है, आपका सीसेमम है, आपका ऑयल पाम है। तो उसके लिए कंट्री ने भी जो है 2 नेशनल मिशन भी चलाए हैं इस काम के लिए। एक है हमारा नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स, एक ऑयल सीड्स के लिए ये जो है आपका चलाया गया इन्होंने 2024 से, और ये 2031 तक का है। ये 7 ईयर का प्रोजेक्ट है और इसमें मोर देन 10,000 करोड़ इतने रुपए से भी ज्यादा का अराउंड ये 10,000 और 130 करोड़ के आसपास की इसमें फंडिंग दी गई है, ताकि हमारे जो फार्मर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल सीड प्रोड्यूस करें और जो हमारी डिपेंडेंस है फॉरेन कंट्रीज़ के ऊपर एडिबल ऑयल के लिए वो कहीं ना कहीं कम हो जाए। तो इसी तरह से एक और नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स के लिए और ऑयल पाम के लिए चलाया गया था, ऑयल पाम। ये आपका 2021 में चलाया गया। इसमें भी अराउंड 11,000 करोड़ रुपीस की फंडिंग की गई। ये 5 ईयर प्रोजेक्ट था और इसमें खासकर जो हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं या फिर अंडमान एंड निकोबार है, वहाँ पे पाम ट्री होते हैं, तो वहाँ उनको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करके और किसी तरह से ऑयल पाम की जो प्रोडक्शन है वो कंट्री में बढ़ाई जा सके। तो ये 2 नेशनल मिशन है जो कि खासकर एडिबल ऑयल की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हैं। तो यहाँ सिंपल सी बात है कि जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी उतना ही बेटर होगा। तो इसलिए सीधी जो है लिंक हो गया इन दोनों नेशनल मिशन से कि भाई किसी ना किसी रूप में हमें
बेटर सीड्स प्रोड्यूस करने हैं फार्मर्स के लिए, ताकि हमारी जो ऑयल सीड्स की प्रोडक्शन है वो बढ़ जाए। तो इसी के रिलेशन में आप इसको देखें, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंटर ने, जिसका नाम है सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स, उसने ये तैयार किया। और तैयार कैसे किया आप जरा देख लें आप थोड़ा सा। उन्होंने एक वैरायटी ली वरुणा, ये हमारी इंडियन वैरायटी है मस्टर्ड की, और एक अर्ली हीरा, अर्ली हीरा 3, ये ईस्ट यूरोपियन वैरायटी है। दोनों वैरायटी को लिया और उन्होंने सोचा कि भाई इनका हाइब्रिड हम प्रोड्यूस करें, और हाइब्रिड प्रोड्यूस करने की ऐसी मेथड हमारे पास हो ताकि इजीली हम हाइब्रिड सीड प्रोड्यूस कर सके। तो इसको करने के लिए उन्होंने वरुणा को जेनेटिकली मॉडिफाई किया। ध्यान दें, इसको उन्होंने जेनेटिकली मॉडिफाई किया। इसके अंदर जेनेटिक मॉडिफाई करने का मतलब इसके अंदर एक जीन डाला उन्होंने जिसका नाम था बार्नेस, बार्नेस जीन फ्रॉम बेसिलस एमाइलो लिक्विफेशंस, एमाइलो ये एक बैक्टीरिया है बेसिलस एमाइलोफेशियंस। इससे हमने एक जीन लिया जिसका नाम क्या है बार्नेस, और बार्नेस जीन को हमने किस में डाल दिया वरुणा में। जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से वी इंट्रोड्यूस्ड बार्नेस जीन इन वरुणा वैरायटी ऑफ अवर मस्टर्ड प्लांट। तो वरुणा जो है जेनेटिकली मॉडिफाई होगी। अब व्हाई वी हैव एंटर्ड दिस जीन इनटू दिस वरुणा, वो रीजन क्या है, बार्नेस जो है ना, बार्नेस इनहिबिट पोलन ग्रेन फॉर्मेशन। बार्नेस जीन जो है वो पोलन ग्रेन फॉर्मेशन को रोकता है। तो इसका मतलब क्या है, जब हम जेनेटिकली मॉडिफाई कर देंगे वरुणा को बार्नेस जीन एंटर करा के, तो हमारे जो वरुणा के मस्टर्ड के प्लांट होंगे वो केवल फीमेल पार्ट प्रोड्यूस करेंगे, वो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस नहीं करेंगे। यानी कि एक तरीके से हमें जेनेटिकली मॉडिफाई करके इसका जो है इमास्कुलेशन कर दिया। केवल फीमेल पार्ट जो है यहाँ पे फीमेल फ्लावर केवल होंगे, ये हमारी फीमेल लाइन है। अब इसमें एक ध्यान देने की बात और है, एक और उन्होंने जीन डाला इसमें बार्नेस के साथ साथ, जिसका नाम बारजीन था। बारजीन जो है क्या करता है, इट इनहिबिट या इट प्रोवाइड सॉरी इट बारजीन प्रोवाइड रेसिस्टेंस अगेंस्ट द हर्बिसाइड्स। एक हर्बिसाइड है जिसका नाम है ग्लूफोसिनेट, इसके अगेंस्ट जो रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है ग्लूफोसिनेट के अगेंस्ट। ग्लूफोसिनेट ध्यान दें एक बहुत ही कॉमनली यूज हर्बिसाइड है जिसका फार्मर्स यूज करते हैं टू वीड आउट देयर वीड्स इन द फील्ड। अपने खेतों में जो उनके वीड्स जो खरपतवार ग्रो करते हैं उसको मारने के लिए ग्लूफोसिनेट का यूज करते हैं फार्मर्स। तो ये जो हमारी वरुणा वैरायटी है इसमें हमने बारजीन को इंट्रोड्यूस कर दिया, और अब हमारी ये वरुणा वैरायटी क्या होगी, ये जो है रेजिस्टेंट अगेंस्ट द ग्लूफोसिनेट होगी। यानी कि जिस खेत में हमारी वरुणा ग्रो करेगी, चाहे हम जितना भी ग्लूफोसिनेट डालें, हमारी वरुणा वैरायटी पे कोई इफेक्ट उसका नहीं पड़ेगा, बाकी सारे वीड मर जाएंगे। तो एक और बेनिफिट हो गया कि इससे जो है हम इजीली अपने खेत में जो जितने भी वीड्स हैं वो सारे इजीली जो है डेस्ट्रॉय कर सकते हैं, उनको रिमूव कर सकते हैं बाई स्प्रेइंग ग्लूफोसिनेट, बिकॉज द बारजीन हैज प्रोवाइडेड अवर वैरायटी ऑफ मस्टर्ड रेजिस्टेंस अगेंस्ट दिस हर्बिसाइड। समझ में आई बातें। तो अब हमने वरुणा में दो जीन फिट कर दिए, एक तो हमने बार्नेस जीन फिट करा जिससे कि हमारी वरुणा वैरायटी में पोलन ग्रेन बढ़ने बंद हो गए, और एक हमने बारजीन फिट कर दिया जिससे कि हमारी वरुणा वैरायटी में अब ग्लूफोसिनेट से कोई बैड इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज द बारजीन प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ग्लूफोसिनेट विच इज ए कॉमन हर्बिसाइड यूज्ड बाय फार्मर्स टू रिमूव द वीड्स फ्रॉम देयर क्रॉप फील्ड। चलिए अभी हमारी लाइन बिल्कुल तैयार होगी। वरुणा एक हमारी वैरायटी है किसकी, मस्टर्ड की। मैंने बोला इसको हमने जेनेटिकली मॉडिफाई कराया, दो जीन डाले बार्नेस और बारजीन। बार्नेस ने क्या किया, बार्नेस ने इसके पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करना बंद करा दिया, क्योंकि इट एक्चुअली बार्नेस जीन जो है ना एक आरएनए एंजाइम प्रोड्यूस करता है जो कि आरएनए को डिग्रेड कर देता है, तो उससे जो है पोलन ग्रेन फॉर्म नहीं होती। और बारजीन हमने इसमें वरुणा में डाला ताकि भाई हमारी वरुणा के ऊपर जो है ग्लूफोसिनेट, जो कि एक बहुत ही कॉमन सा हमारा
हर्बिसाइड है, उसके अगेंस्ट हमारी ये वैरायटी रेजिस्टेंट होगी। अब चलते हैं अर्ली हीरा के पास। अर्ली हीरा में हमने एक दूसरा जीन डाला, बारस्टार, BARSTR, बारस्टार, BARSTAR, बारस्टार। अब बारस्टार जीन क्या है? इट न्यूट्रलाइज द एक्शन ऑफ द बार्नेस जीन। ये बार्नेस को न्यूट्रलाइज कर देता है। और साथ साथ बारस्टार के साथ साथ हमने दूसरा जीन इसके अंदर भी जो है क्या डाला, बार, ताकि ये भी हमारी अर्ली हीरा वैरायटी भी बिकम रेजिस्टेंस अगेंस्ट द हर्बिसाइड ग्लूफोसिनेट। अब बस, अब क्या किया हमने, दोनों को एक साथ ग्रो कर लिया, दोनों वैरायटीज को एक साथ ग्रो कर लिया, वरुणा और अर्ली हीरा को। और सीधी सी बात है, इन दोनों का बहुत ही आसानी के साथ जो है क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया। क्योंकि वरुणा के पास तो पोलन ग्रेन है नहीं, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर सेल पोजीशन बिल्कुल नहीं होगा। इसको पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट से ही चाहिए, और वो प्लांट्स हमने इसके साथ ही ग्रो कर लिए अर्ली हीरा वैरायटी के। क्योंकि अर्ली हीरा वैरायटी के अंदर जो है पोलन ग्रेन बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि बारस्टार जीन है, ये उससे कोई नुकसान उनको नहीं करता, बल्कि ये उल्टा क्या करता है, बार्नेस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। अब ये हाइब्रिड सीड बन गया हमारे यहाँ पे। स्टूडेंट ध्यान दें आप। अब हाइब्रिड सीड जो है उसमें क्या होगा, बार्नेस भी होगा, बारस्टार भी होगा। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे दोनों। यानी कि बारस्टार जीन जो है दैट विल न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ बार्नेस। इसका मतलब क्या है, हमारा हाइब्रिड विल प्रोड्यूस फर्टाइल पोलन ग्रेन। ये पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करेगा हमारा। तो पोलन ग्रेन ना प्रोड्यूस होने की प्रॉब्लम हमारी खत्म, बिकॉज द हाइब्रिड विल हैव बोथ द जीन बारस्टार एंड बार्नेस। बार्नेस विल स्टॉप पोलन formation, but barstar will neutralize the effect of barnase so that the hybrid will produce pollen grain। चलिए आ गए। और बार तो दोनों के अंदर ही है, तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा हाइब्रिड सीड्स है that will also remain resistant against the herbicide that is glufosinate। बस ये हाइब्रिड सीड हो गए हमारे। इस तरीके से जो है वो DMH11 हाइब्रिड मस्टर्ड का प्रोड्यूस किया गया। अब एक्चुअली क्या है कि फार्मर्स इसको खरीदेंगे, वो ग्रो करेंगे, और ये माना गया कि अराउंड 20 to 40% जो है प्रोडक्शन यील्ड जो है वो मस्टर्ड का इससे बढ़ा। हालांकि इन द फाइनल रिजल्ट द रिजल्ट वर नॉट सो एप्रिशिएबल, तो कहीं ना कहीं कम पाया गया बाद में। तो लेकिन फिर भी जो है, जो इनके एक्सपेरिमेंट्स हुए, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, उसके दौरान इट वाज ऑब्जर्व दैट द हाइब्रिड was having around 20 to 40% more yield as compared to both these varieties। तो जेनेटिकली मॉडिफाई हुआ क्यों? क्योंकि हाइब्रिड के अंदर जो है वो हमने दूसरे बैक्टीरिया से जीन लिए हैं। बैक्टीरिया का नाम आपने देखा, बेसिलस एमाइलोलिक्विफेशियंस। ये एक सोयल बैक्टीरिया है, इसके अंदर से हमने ये दोनों जीन लिए, बार्नेस और बारस्टार। तो इस तरह से ये बनाया गया। अब आगे हम देखते हैं इसको। ये तो आपने जेनेटिकली मॉडिफाइड, अभी चलने दो, 25 मिनट की होगी। हाँ तो कोई बात नहीं। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि इसमें जो है इसको प्रॉब्लम क्या हुई। अब देखिए ध्यान दें, जब भी कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, कोई वैरायटी या कोई ओरिजिन या कोई बैक्टीरिया, कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है या फिर उसको रिलीज किया जाता है एनवायरनमेंट में, तो उसके लिए एक हमारे कंट्री में एक कमेटी है जिसका नाम है GEAC। ये फाइनल अप्रूवल देती है कि वेदर द जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट इज टू बी रिलीज इनटू द एनवायरनमेंट फॉर कमर्शियल यूज और नॉट। इसके अप्रूवल के बिना आप किसी भी जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट को, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को, इसको हम ट्रांसजेनिक क्रॉप भी कह सकते हैं या GM क्रॉप भी कहते हैं, उसको रिलीज नहीं कर सकते, उसको यूज नहीं कर सकते कंट्री में जब तक कि अप्रूवल ना दे दे। इसका पूरा नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी। ये ध्यान दो, इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इसके अंडर में आती है। और इसका कॉन्स्टिट्यूशन करा गया अंडर द एक्ट दैट इज द एनवायरनमेंट पोल्यूशन एक्ट
1986। इसके अंडर में ये कमेटी फॉर्म की गई अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। कमेटी का नाम क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड आप रिसर्च करते हो या फिर कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको आप टेस्ट करना चाहते हो, एनवायरनमेंट में इंट्रोड्यूस करना चाहते हो, कॉमर्शियल यूज करना चाहते हो, इसके अप्राइजल के बिना कभी भी जो है वो आप उसको नहीं कर सकते, इसके अप्रूवल के बिना, सॉरी। तो ये ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट कमेटी है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी। किसके अंडर में है ये? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिसका प्रधान जी जिसके जो है हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर हैं। अब क्या हुआ, जब ये हमारा हाइब्रिड बनाया इन्होंने, जेनेटिकली मॉडिफाइड हाइब्रिड था, क्योंकि इसमें क्या थे? बार्नेज था और बारिस्टार था और साथ साथ बार था। 3 जीन हमने डाले। ये दोनों के दोनों जीन जो है एक सिंगल हमारे बैक्टीरिया से लिए गए, ये जो है ये दूसरे से लिया गया। बार्नेस क्या करता था? पोलन ग्रेन को रोकता था बनने से। बारिस्टार बार्नेस के एक्ट को न्यूट्रलाइज करता था और बार क्या करता था स्टूडेंट्स? वो हर्बिसाइड के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता था। और ये दोनों के दोनों इसलिए डाले गए ताकि हमारा हाइब्रिडाइजेशन आराम से हो जाए, हाइब्रिड सीड आराम से बना ले। इनका प्रोडक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं था, ध्यान दें। ये दोनों जीन बार्नेस और बारिस्टार इस DMH11 में इसलिए डाले गए ताकि हम हाइब्रिड सीड आसानी से बना लें, क्योंकि बार्नेस जो है एक जो वैरायटी थी उसमें पोलन ग्रेन फॉर्म नहीं होने देता था और बारिस्टार जो है बार्नेस के जो इफेक्ट हैं उनको न्यूट्रलाइज करता था। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना करके जो है इसको धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 को प्रोड्यूस किया गया था। अब ये जो है GEAC के पास गए और GEAC ने एनवायरमेंटल अप्रूवल उसका दिया कि भाई आप एनवायरमेंटली इसको एसेस करो। देखिए, कॉमर्शियल अप्रूवल नहीं दिया, एनवायरमेंटल अप्रूवल दिया। तो एकदम से जैसे ही ये GEAC ने एनवायरमेंटल अप्रूवल दिया तो लोगों ने PIL डाली। कहां पे? इन सुप्रीम कोर्ट। और पिल में क्या बताया कि भाई देखिए, एक तो इसका जो ये जो बता रहे हैं एनवायरमेंटल असेसमेंट जो अभी भी अब तक भी इन्होंने जो टेस्ट करे हैं वो उनके सारे रिजल्ट जो है वो ओवर स्टेटेड हैं, यानी कि इतनी प्रोडक्शन नहीं दे रहे जितनी बता रहे हैं। इन्होंने बताया कि हमारा जो मस्टर्ड का जीन पूल है MAST मस्टर्ड MUSTRD सॉरी, मस्टर्ड का जो जीन पूल है वो कॉन्टामिनेट हो जाएगा। किससे कॉन्टामिनेट हो जाएगा? ये जो बार्नेस और बारिस्टार जीन है और उसका एनवायरमेंटली बड़ा नुकसान होगा। और फिर इंपॉर्टेंट बात एक और है कि ये जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं इनके ऊपर हेल्थ के भी क्या क्या बुरे इफेक्ट हो सकते हैं उसके बारे में भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि इसमें बार जीन भी डाल दिया इन्होंने धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 में, तो इससे जो है लोग बहुत ज्यादा जो हर्बिसाइड्स केमिकल हैं उनका यूज करेंगे, उससे जो है सोयल पोल्यूट होगी बिकॉज ऑफ ग्लूफोसिनेट। ये हर्बिसाइड है ना। और उसके साथ साथ जब ये लोग उसमें बहुत ज्यादा केमिकल डालेंगे तो सोयल तो पोल्यूट होगी, एनवायरनमेंट पोल्यूट होगा। उसके साथ साथ दूसरा नुकसान ये होगा कि जो रूरल लेबर है उसका जॉब कम हो जाएगा, क्योंकि जो वीड्स को रिमूवल का काम करते हैं ज्यादातर लेबर, मैनुअल लेबर करती है गांव में, रूरल एरिया में, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं जॉब कम मिलेंगे। तो इस तरह से मैनी फैक्टर्स वर देयर which raised very serious questions against the introduction of this DMH11 into the country for commercial utilization। और एक सबसे बड़ी बात थी, the farmers will become dependent on hybrid seeds which are expensive। देखिए ध्यान दें, हाइब्रिड सीड जो है ना वो हर बार नए हमें यूज करने होते हैं, उनको हम
ईयर आफ्टर ईयर या क्रॉप आफ्टर क्रॉप उनको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम उनको फील्ड में ग्रो कराते हैं तो एक बार तो वो अच्छी प्रोडक्शन देते हैं, उसके बाद उनके कैरेक्टर जो है सेग्रीगेट होने लगते हैं, और सेग्रीगेट होने के साथ साथ जो है उनके अंदर जो हाइब्रिड विगर है वो लगातार कम होता जाता है। तो इसलिए बार बार जो है फार्मर्स को क्या करना पड़ेगा, ये हाइब्रिड सीड जो है खरीदने पड़ेंगे। एंड बिकॉज हाइब्रिड सीड्स आर एक्सपेंसिव, दैट्स वाई दे विल फर्दर रिड्यूस द इनकम ऑफ फार्मर्स। तो ये सम ऑफ द फैक्टर्स थे जिसकी वजह से माननीय सुप्रीम कोर्ट में इसके अगेंस्ट बिल गया। किसके अगेंस्ट? धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 के अगेंस्ट। अब लास्ट ईयर क्या गया, लास्ट ईयर जो कोर्ट का ऑर्डर आया वो देखो, सुनो ध्यान से आप लोग। 2 जजेस थे हमारे, तो उनमें से एक ने कहा कि भाई ये तो जो है ना अगेंस्ट आर्टिकल 21 यानी राइट टू सेफ एनवायरमेंट एंड हेल्थ, क्योंकि प्रॉपर असेसमेंट हुआ नहीं है और अभी भी इसका कुछ ज़्यादा कुछ खास पता नहीं है, तो इसलिए जो है ये सेफ एनवायरमेंट दे पाएगा मैं नहीं दे पाएगा इसका यूज, या फिर हमारी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा, इट इज़ नॉट एक्सटेंसिवली असेस्ड, दैट्स वाई इट इज़ वायलेटिव ऑफ रूल, इट इज़ वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 21। तो उन्होंने जो है ये जो अप्रूवल दिया गया था जीएसी ने, इसके अप्रूवल को क्वेश कर दिया, यानी कि रिजेक्ट कर दिया। उसके अलावा दूसरे जज ने क्या कहा कि इट इज साइंटिफिक वर्क विच में बी यूजफुल फॉर फार्मर्स, दैट वाई देयर इज नो प्रॉब्लम in case giving only the environmental release approval for the hybrid। तो इस तरह से दोनों का जो है वो एक तरीके से अपोजिट वर्डिक्ट था, तो इसलिए जो है द मैटर वाज ट्रांसफर टू बेंच ऑफ बिगर बेंच, बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन साथ साथ एक इम्पोर्टेंट बात जो आई वो ये आई कि इन्होंने कहा कि द कंट्री शुड प्रिपेयर नेशनल पॉलिसी ऑन जीएम क्रॉप्स। जीएम क्रॉप्स का मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, यानी कि ऐसी क्रॉप्स जिनके अंदर जो है चाहे तो उनके जीन को मॉडिफाई कर दिया है या फिर कहीं बाहर से दूसरे ऑर्गेनिज्म के जीन को उनके अंदर ट्रांसफर कर दिया गया हो, यानी कि जो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग से प्रिपेयर करते हैं। तो इस तरह की जितनी भी क्रॉप होती है उनको जीएम क्रॉप कहते हैं, जीएमओ भी कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, इनको हम ट्रांसजेनिक क्रॉप भी कहते हैं। तो उन्होंने कहा है भाई एक नेशनल पॉलिसी बनाई जाए और उसमें सारे स्टेक होल्डर हों, यानी कि उसके अंदर फार्मर्स भी हों, साइंटिस्ट भी हों, एग्रीकल्चरिस्ट भी हों, एनवायरमेंटलिस्ट भी हों। तो लार्ज स्केल पे जो है हम बात करके इस तरह की पॉलिसी बनाएं ताकि जीएम क्रॉप का जो है सही ढंग से असेसमेंट भी हो सके और फाइनली जो है उनके ऊपर राइट डिसीजन भी ले लिया जाए वेदर दे आर यूजफुल टू रिलीज इनटू द एनवायरनमेंट फॉर कॉमर्शियल यूज और नॉट। चलिए हो गया। अब इसमें यहाँ देखिए ध्यान दें, एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है आपके लिए, जो है एक हमारी बीटी कॉटन है। बीटी कॉटन ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, यानी कि ये जीएम क्रॉप है, एंड इट वाज अप्रूव्ड फॉर कॉमर्शियल यूज इन 2002 बाय जीईएसी। यानी कि 2002 से हमारे जो फार्मर्स हैं वो इसका यूज कर रहे हैं बीटी कॉटन का। और बीटी कॉटन जो है, इसका बीटी का मतलब है इसके अंदर इस तरह के जीन डाले गए हैं एक बैक्टीरिया से लेके, जिसका नाम है बेसिलस थुरिंजिएंसिस। बेसिलस थुरिंजिएंसिस एक बैक्टीरिया है, इसके अंदर से हमने कुछ जीन लिए, क्राइजीन जिसका नाम है, खासकर ये जीन लेकर के हमने इसमें बीटी कॉटन में डाला। और ये बीटी कॉटन में इसलिए डाला ताकि ये बोलवर्म को मार दे। बोलवर्म जो है वो खास बड़ा जो है डैमेजिंग एक पेस्ट है कॉटन प्लांट का, तो उससे राहत पाने के लिए एक जीन डाला गया क्राइजीन, जो एक पॉइजन प्रोड्यूस करता है, और जिस पॉइजन की वजह से, जिस टॉक्सिन की वजह से जो है बोलवर्म कॉटन प्लांट को नहीं खाता या फिर मर जाता है। तो ये अराउंड 2002 में हमारे कंट्री में इंट्रोड्यूस किया गया बीटी कॉटन। बी का मतलब बेसिलस, टी का मतलब थुरिंजिएंसिस, बीटी कॉटन इनका जीन है, क्राइजीन है। तो एक्चुअली क्या धीरे धीरे क्या हुआ कि हमारी कॉटन के अंदर जो
ये क्राइजीन का टॉक्सिन प्रोड्यूस होता था, उसके अगेंस्ट बोलवर्म के अंदर रेजिस्टेंस डेवलप हो गया और धीरे धीरे लगातार इसकी जो प्रोडक्शन है बीटी कॉटन की वो लगातार डाउन होती चली गई। और वे आए इवन महाराष्ट्र में फार्मर सुसाइड के केसेस जो है डे बाय डे रिपोर्ट होने लगे, लार्जली ड्यू टू द लॉस ऑफ द कॉटन क्रॉप्स। तो फार्मर्स ने कहा कि देखिए भाई, इन्होंने बीटी कॉटन को इंट्रोड्यूस किया और इस तरीके से जो है दैट वाज नॉट यूजफुल इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इट बिकेम डेथ बेल फॉर आवर फार्मर्स बिकॉज ऑफ रिड्यूस्ड प्रोडक्टिविटी एंड हायर इनपुट। तो इसका एग्जाम्पल उन्होंने दिया किसके लिए, DMH 11 के लिए, और साथ साथ जो है जो नेशनल पॉलिसी हमारी बनाई जा रही है इसके लिए, GM क्रॉप्स के लिए। तो इस तरह से एट प्रेजेंट द फार्मर्स आर अगेंस्ट द GM क्रॉप्स एंड आल्सो द कोर्ट हैज आल्सो डिलीवर्ड द verdict which says that the country should prepare national policy on GM crops for betterment and for effective utilization of our genetically modified crops in future। तो ये हमारा टॉपिक हो गया। ध्यान दें, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। देखिए, हाइब्रिडाइजेशन में आपका एमास्कुलेशन जिसमें कि एंथर को रिमूव किया जाता है, बैगिंग जिसमें कि फीमेल फ्लावर को कवर किया जाता है, उसके साथ साथ हेटेरोसिस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार जो हमारे पब्लिक एग्जाम में उसमें आया, हेटेरोसिस या हाइब्रिड विगर जिसमें जो हाइब्रिड सीड हम प्रोड्यूस करते हैं वो दोनों पेरेंट्स के मुकाबले ज़्यादा बेटर प्रोडक्टिविटी देते हैं। और उसके बाद में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या होते हैं, GAC क्या है, और ये जो हमारा DMH 11 है मस्टर्ड हाइब्रिड, इसका कैसे कैसे हमने फॉर्मेशन किया, किस तरह से हमने देखा, 2 अलग अलग वेराइटी लिए, उनके अंदर हमने बारनेस बारस्टार जीन डाला, उसके साथ साथ हमने बार जीन भी डाला। बार जीन क्या काम करता है, बार जीन जो है उनको रेजिस्टेंस अगेंस्ट ग्लूफोसिनेट देता है, यानी कि हर्बिसाइड का कोई इफेक्ट नहीं होगा क्रॉप के ऊपर। बारनेस क्या करता है, पोलन फॉर्मेशन को रोक देता है। बारस्टार क्या करता है, बारनेस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो इस तरीके से हमने देखा वरुणा वैरायटी जो हमारी इंडियन वैरायटी है और उसके साथ साथ अर्ली हीरा 2 वैरायटी जो हमने ईस्ट यूरोपियन कंट्री से ली, इन दोनों वैरायटी को जेनेटिकली मॉडिफाई करके और तब हाइब्रिड प्रोड्यूस किया गया जिसका नाम रखा गया DMH 11। इसका एनवायरमेंटल जो असेसमेंट है उसके लिए रिलीज करने के लिए हमारी GAC ने इसको अलाउड किया, लेकिन अल्टीमेटली माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया। तो अब ये बड़ी बेंच पे जाएगा, मैटर इज पेंडिंग। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि GM क्रॉप के अगेंस्ट और उनके प्रो और अगेंस्ट दोनों तरह से जो है बातें आई हैं, क्योंकि जो हमारे साइंटिस्ट है, जो गवर्नमेंट है, वो कहती है कि हाई प्रोडक्टिविटी देते हैं और ये इनके जो सीड्स हैं वो भी हम इजीली अवेलेबल करेंगे, और साथ साथ जब ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी तो नेचुरल बात है कि हमारी जो है जो इम्पोर्ट डिपेंडेंस है वो कम हो जाएगी। जबकि हमारे फार्मर्स कहते हैं कि दे आर नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, they are not good for our environment, they are not good for our soil and they will reduce our income of the farmers। तो ये छोटा सा टॉपिक था, लेकिन इसमें कई सारी चीज़ें आई। बीटी कॉटन के बारे में भी आपको बताया गया, बेसिलस thuringiensis BT से बनता है। इसका क्राइजीन जो है इस बैक्टीरिया का निकाल के हमने इस कॉटन में डाला, इसलिए ये भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। और ये हमारी पहली क्रॉप है जो हमारी GEAC जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी ने इसको कॉमर्शियल यूज के लिए अप्रूवल दिया। इसके बाद में अभी तक कोई दूसरी क्रॉप के लिए अप्रूवल नहीं दिए गए हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से बहुत सारे सवाल बनते हैं, आप एक जनरल स्टोरी के रूप में इसको याद रखेंगे, साथ साथ इन चीज़ों को जो मैंने लिखा है बोर्ड पे उनको नोट कर लेंगे, तो ये चीज़ें आपकी मेमोरी एकदम से रिकॉल करेगी जैसे ही यू विल फाइंड दीज क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन। थैंक यू। अगली वीडियो में दोबारा फिर, इससे पहले मैं एक बात और बताना चाहूँगा आपको कि हमारा जो चैनल है आप उसको सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ हमारी वीडियो देखते रहें, तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छे से आपकी जो बेसिक्स हैं वो एग्ज़ाम के तैयार हो जाएंगे और आप बेटर कर पाओगे। अच्छा जो है वो आपको एक सक्सेस मिलेगी। थैंक यू।